अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाज़रीन, कराची के हालात को काबू में लाने के लिए कराची को असलहे से पाक करने की बात की जा रही थी, तो बिलाखिर सेनेट में कराची को असलहे से पाक करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने इस करारदाद की मुखालफत की है। ये मुखालफत MQM की जानिब से किस बुनियाद पर की गई है, ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कराची को असलहे से पाक करने का तरीका कार क्या होगा। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि क्या कराची के स्टेक होल्डर्स कराची को हथियारों से पाक करने में वाकई ही संजीदा है या सिर्फ करारदाद कागजी एक कार्रवाई होगी इसलिए मंजूर किया गया है। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हमारे साथ आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले कायद साहब को पूछें। जी कायद साहब, शादियाँ सर्दियों की आमद है, बल्कि बहुत जगहों पे आ चुकी है, मगर जैसे कि हम जानते हैं 2010 से लेके अब तक और फिर बाद अज़ां भी जो सैलाब के विक्टिम्स थे वो अभी तक बाहर बैठे हैं। और तकरीबन जो ये खासी, एक तो हम उनकी तादाद के बारे में बात करेंगे कि साउथ सिंध में जो जनूबी सिंध है वहाँ पे कैसे लोग कहाँ बैठे हैं, पंजाब में कहाँ बैठे हैं, और इमीडिएटली कोई तकरीबन $250 मिलियन की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास बाकी कामों के लिए है, वार ऑन टेरर के लिए है, इस काम के लिए नहीं है, क्योंकि ये काम ज़ाहिर हम इसे अहम ही नहीं समझते। तो एक ह्यूमन ट्रेजेडी, और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अब जिसे वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट इसे कहती है कि सेकेंडरी डिज़ास्टर शुरू हो जाता है। यानी सेकेंडरी डिज़ास्टर क्या है कि जब आप डिज़ास्टर का जवाब नहीं देते, उसको आप ऑफसेट करने की कोशिश नहीं करते, तो अब जो लोग बैठे हुए हैं गंदा पानी पी रहे हैं, सब ह्यूमन लेवल पे रह रहे हैं, शहरों में हिजरत कर गए हैं जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बीमारियाँ उनको दामनगीर हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, इस पर बात करेंगे। और फिर इसी तरह एक और कराची का इशू, इतवार के रोज़ फिर एक समी साहब CNG किट एक्सप्लोड की किसी पेट्रोल पंप पे और फिर उससे नुकसान भी हुआ, लोग मारे भी गए। इस पर एक रिपोर्ट आई है, उसमें देखेंगे कि कैसे किया गया, कन्वर्जन जो करनी थी उसके लिए कवानीन क्या थे जिनको फॉलो नहीं किया गया हस्बे मामूल, और जो रेगुलेट करने वाले थे उन्होंने बिल्कुल चश्मपोशी से काम लिया। और कहा यह जा रहा है कि जाहिर है जब एक गाड़ी चलती है उसमें वेयर एंड टेयर होती है और आहिस्ता आहिस्ता उन खतरनाक लेवल्स की तरफ वो चले जाते हैं, वो गैजेट्स जो बज़ाहिर आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं। तो कराची में वो कह रहे हैं कि ये जो सड़कों पे CNG गाड़ियाँ घूम रही हैं, ये चलते फिरते बम हैं या क्या है, इस पर बात होगी। और फिर एक हमसाया मुल्क से खबर कि रशिया दोबारा से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 2014 के बाद वहाँ अगर वैक्यूम पैदा होता है तो चाइनीज़ जो रशियंस हैं वो घबराए हुए हैं कि कहीं यहाँ से एक्साडस ना शुरू हो जाए, तो वो उसे एंगेज करने के लिए वहाँ पे अपने कल्चरल सेंटर्स बना रहे हैं, एजुकेशन पे पैसे खर्च कर रहे हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा सा कोल्ड वार के पस मंज़र में देखेंगे। और आखिर में फैज़ साहब का जिक्र करेंगे। आज उनकी बरसी है, बहुत अरसा हुआ उन्हें, हमसे 28 साल हो गए जुदा हुए। एक उनके फ़न के हवाले से भी बात करेंगे और आज फ़न के साथ क्या हो रहा है इस कंपैरिजन से उनकी शख्सियत को ज़रा देखने की कोशिश करें। ठीक है जी समी साहब। शाजिया, जो खबर मैंने चुनी है वो जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी का जो तनाज़ा है ये मुझे कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस थे, इनकी कन्फर्मेशन का मामला है। अगरचे जुडिशल कमीशन ने और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने इनको अप्रूव किया है, लेकिन इसके हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन अभी तक वजारत इंसाफ और कानून ने नहीं किया, जिसकी वजह से ये अब इस हवाले से पटिशन दोबारा हो गई है दायर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन 2 जजेस की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये जो आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की जो एक्सटेंशन हुई थी उसके हवाले से एक पटिशन है जो 22 नवंबर को इन्होंने सुनी थी। और आज अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो इनकी जो मुलाजमत है, क्योंकि वो पूरी हो जाएगी और वो एक्सपायर, अब जज नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये जो मुकदमा है वो फिर कुछ पता नहीं कौन इस मुकदमे को सुनेगा। इस पर बात करेंगे कि ये तनाव क्या है और हमें किस तरफ ले जाएगा, मुल्क में जो इस वक्त जमहूरियत है उसको किस तरफ ले जा सकता है। दूसरा, एक इंटरनेशनल जो आजकल खबर चर्चा है हर जगह पर, फ़लस्तीन में गाज़ा में जो इसराइली जहरियत हो रही है, रोज़ बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकी जिससे वहाँ पर सीज़ फायर हो सके, जंग बंदी हो सके। ज़रा देखेंगे कि अभी तक क्या कोशिशें हो रही हैं और ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है। और फिर जो इमरान खान साहब की पार्टी का इलेक्शन हुआ इस्लामाबाद के, उसके अब नताइज भी सामने आ गए हैं। एक अली अवान साहब का ग्रुप है वो जीता है और नफीसा खटक। तो ये ज़रा देखेंगे कि ये बिल्कुल नए चेहरे तहरीक इंसाफ लेके आई है और उनका जो वोटर्स टर्न आउट रहा है वो 51% रहा है। 62,000 उनके वोटर्स थे रजिस्टर्ड और तकरीबन 31,000 से ज़ायद वोटर्स ने उसमें अपना हक इस्तेमाल किया। तो देखेंगे कि ये जो एक नई शुरुआत है और इमरान खान साहब ने जो एक वादा अपना पूरा किया है वोटर्स के साथ,
तो इसके मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि कराची को असलहे से पाक करने का तरीकाकार क्या होगा, कैसे पाक किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर नाज़रीन कराची में अमन और अमान कायम करने के लिए इसको असलहे से पाक करना जरूरी है तो MQM क्यों इसे आर्जी हल करार दे रही है, मुस्तकिल हल क्यों करार नहीं दे रही, और MQM ने इसकी मुखालिफत किस बुनियाद पर किया है। समी साहब, MQM ये कहती है कि पूरे मुल्क को असलहे से पाक किया जाए, जबकि देखा जाए तो हालात ज़्यादा कराची में ख़राब है, इसलिए कराची पर ये इस बात को जोर देने की कोशिश है। तो बाकी तमाम जमातों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को मसले सिवाय MQM के। इसका मतलब यह है कि आप इंतजार करना चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तान में भी हालात खराब हों तो फिर आप असले से पाक करेंगे मुल्क को। नहीं, ये बात नहीं है। MQM ने ये जो बात कही है ये असूली तौर पर सही है कि आप अगर असले से पाक जो कवानीन है करने के लिए वो सारे मुल्क में आप करें। अच्छा। एक खिता कराची जो है एक हिस्सा वो तो अभी इसका शिकार है, तो अब आप लाहौर में या दूसरे शहरों में इंतजार करेंगे कि उतना ही असला हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको पाक करेंगे। ये मुझे इस बात को रिजेक्ट जिन्होंने किया है कि जी सिर्फ कराची से असला पाक किया होना चाहिए और दूसरे इलाकों में नहीं होना चाहिए, मुझे इसमें कोई मंतक नज़र नहीं आती, मुझे इसमें कोई तुक नज़र नहीं आती इस बात की। असला बिल्कुल उसको पाक होना चाहिए शहरों को जो गैर कानूनी असला। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवाल शाजिया ये आएगा कि कराची हो या कोई दूसरा इलाका, क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप डीवेपनाइज कर सकें? किन से आप असला लेंगे? ये वो तो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी सियासी जमात से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी इंतहा पसंद तंजीम से जुड़े हुए हैं। ये आर्जी हल है सारे। मैं MQM की इस बात से मुत्तफिक हूं, ये सब आर्जी हल है। असल मामला उस वक्त असल हल ये है, अगर मुझे ये इजाजत दे, असल हल ये है कि जब तक ये तमाम लोग जो हैं आपस में पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं करते, ये कब्जे की लड़ाइयां जब तक होती रहेंगी, भत्ता जब तक होता रहेगा, असला को आप कैसे पाक करेंगे वहां से? जब तक आप जो असल इशू है, कोर इशू, उसको नहीं देखेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल के वहां जो आपने बात की है बिल्कुल बात असूली तौर पे ठीक है, हर जगह असला बंद होना चाहिए। समी साहब और मैं 10 दफा स्टोरीज कर चुके हैं कि हमारे मीन्स ऐसे हैं कि कराची जैसे शहर में हमारे पास पुलिस नहीं है। अब यक वक्त अगर हम एक्शन 190 मिलियन लोगों के मुल्क में शुरू करते हैं तो गोया हम बेसिकली चाह ये रहे कि एक्शन हो ही ना, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अब देखें ना, अब एक जगह पे आपका फेस्टिंग वुंड बन गया, कराची आपका फेस्टिंग वुंड, पहले उधर से शुरू कर दें जी, उधर से करें, उधर से या प्रायोरिटी कराची होनी चाहिए ना, हालात ज्यादा कराची में खराब है। आदमी आपको ये कहता है कि ये यक वक्त होना हर जगह होना चाहिए, तो कोई इनकार तो नहीं कर रहा होना चाहिए, मगर आपकी शुरू कहां से करें? आप इमरजेंसी की सिचुएशन कहां से करें? इस वक्त कराची के अगर आप फिगर्स देख लें, कराची में आप लॉलेसनेस देख लें और उसको बाकी शहरों से आप कंपेयर करें तो आप कहेंगे कि जी फौरी मिसाल के तौर पे अगर आपके जिस्म के एक बात, कोयटा में लॉलेसनेस कम है क्या? पेशावर में लॉलेसनेस कम है? तो फिर वहां पे डीवेपनाइज क्यों नहीं करें? जब आप ये करते हैं कि जनाब पहले वहां से शुरू कर लें जी, हर जगह हमारे मुल्क से ना करें, तो फिर डाउट क्रिएट होता है कि आप बेनिफिशियरीज में से हैं। नहीं, ये कोई डाउट नहीं क्रिएट होता, ये आपके ज़हन में डाउट है, कोई डाउट क्रिएट नहीं होता। कराची है, कराची में हर बंदा ये जानता है कि आप फिगर निकाल कर देख रहे हैं, लाहौर में अभी उस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, उस तरह से भत्ता नहीं है, उस तरह से टारगेट किलिंग नहीं है। शुरू करने का एक जगह पे आया है तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इशू आएगा, यहाँ रहने दें, पहले जो है ना वहां से शुरू कर। शुक्र है ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान से शुरू कर ले पहले। भाई ये तो आप जो एक मामला है वहां से तो शुरू करें भाई, लोग रो रहे हैं। आप काई साहब, ये आपका ख्याल है कि लाहौर में सूरत हाल खराब नहीं है, ये आपका ख्याल है कि यहाँ पे भत्ता नहीं लिया जा रहा, सिर्फ एक आप कह रहे हैं ना कि लाहौर में सूरत हाल बहुत बेहतर है। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कैसे? जी मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं वही सूरत है जो लाहौर में है। मैं आप इक्वल क्या लाहौर में भत्ते की, लाहौर में उतना भत्ता इकट्ठा हो रहा है जितना कराची में हो रहा है? मैं आपसे ये क्या इतनी प्राइवेट आर्मीज लाहौर में है जितनी वहां है? खुदा की कसम आप हल्फ उठा के कहें। मैं आपको अभी यहाँ पे हमारे दफ्तर का वाकया हुआ है, हमारे एक दोस्त हैं, साहब बात सुने, ये अगर आप कहते हैं जी दोनों इश्यूज बराबर हैं, मैं कहता हूँ बराबर हैं। लाहौर में भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला इसी तरह है, लाहौर में भी प्राइवेट आर्मीज बनी हुई है, लाहौर में यही सिचुएशन है। इंटरनेशनल फिगर्स आए हैं कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर दुनिया में इतना वर्स्ट है जितना वहां पे, और हम ये कह रहे हैं लाहौर में भी वही है, गुजरावाला में भी वही है। बंद कर दें, मत असला ना करें, डी वेपनाइजेबल तो इनसे होना ही नहीं है, ये छोड़ दें। आपको बात ये करारदाद करने से हो जाएगा?
बेसिकली बाकी विल का हमें पता चल गया जितनी है। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप ये फिगर्स देखें, अगर आप जाकर ग्राउंड पे सर्वे करें, अपने अपने क्राइम रिपोर्टर से आप बात करें, तो वो आपको बताता है कि लाहौर के अंदर भी जो चोरियां डकैतियां जो उनकी जो वारदातें हैं वो इस तरह बढ़ गई, बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं होती। और फिर कराची जो है इस वक्त मीडिया का फोकस है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कराची में एक मामूली सा कहीं वाकया हो जाएगा ना फायरिंग का, रेड अलर्ट टिकर चल जाएंगे, लेकिन दूसरे शहरों में 10-10 15-15 बंदे भी मर जाएंगे तो वो स्टोरी 5 मिनट में उतर जाएगी। ये बराबर है, कराची के जुर्म बराबर है लाहौर के जुर्म, नहीं कह सकते कराची और दोनों जगह बंद कर। ये सारी बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, मैं यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं दे रहा कराची के हालात ज्यादा खराब हैं या लाहौर के कम खराब हैं। मैं सिंपल ये अर्ज कर रहा हूँ कि डी वेपनाइजेशन, गैर कानूनी असला मुल्क में जहां पर भी है आप उसको पाक करें। एक हिस्से को जब आप एक मखसूस उसको एलिमिनेट करते हैं, उसमें सर्कल लगाते हैं, तो जो डाउट है वो ज्यादा होता है कि फिर आप एक मखसूस पार्टी के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। मिलिट्री एक्शन हो रहा है, हुआ था, इसके अलावा और जगह पे मिलिट्री ने एक्शन किया, जहां जहां जरूरत थी कर लिया। अगर हम सवाल जाते तो वो कहते हैं नहीं जी पहले कराची में करें। ये इशू नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, ये तो आपने बना लिया आर्गुमेंट, मुल्क में करें, ये आपने बना लिया आर्गुमेंट। नहीं, ये तो आप इस तरह इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आपने कहा कि सारे मुल्क में करें। हाँ करें, आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको? लाहौर में गैर कानूनी असला पाक करने में क्या प्रॉब्लम है? आप कह चुके हैं क्या मतलब है? आप सूरत हाल, आप अगर ये कह रहे हैं ना कि आप कह चुके हैं कि 33,000 आदमी के लिए एक पुलिसमैन है वहां पे, या नहीं 4,000 के लिए, 33,000 के लिए नहीं। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ऑलरेडी ही आपके पास नहीं है, अब आपके पास वसूल महदूद है मसाइल, तो आप वहां टारगेट करेंगे जहां सबसे बड़ा इशू आपका। आप जिस समय अगर आपको यहां फोड़ा निकला है तो वो कहेगा नहीं जी पहले उधर दवाई दे, ना करें। जरा तहम्मुल से मेरी एक सेकंड, जरा तहम्मुल से बात सुनिए। सेनेट जो है वो कोई सूबाई इदारा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा है। अच्छा, वहां पर अगर ये बात आई है, किसी पार्टी ने ये कहा है कि जी गैर कानूनी असला जो है वो आप तमाम पाकिस्तान से निकालने का बिल पास करें, उसमें क्या बात है कि मुझे अगर मैं फिर आप बिल्कुल बोलिएगा, मुझे अर्ज कर लेने दें, उसमें क्या बुराई? क्योंकि कराची में जो असला पाक करने का अमल है वो कराची की पुलिस ने करना है या वहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट है, और लाहौर में जो गैर कानूनी असला है वो यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट ने पास करना है। सेनेट कौमी इदारा है, एक अगर मुल्क के पूरे हवाले से लेजिस्लेशन हो रही है तो वहां पर इस बात पर बहस करने की नहीं जी बताएं। हम तो पहले तो मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था किसी को। क्या कराची स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होने जा रही थी वहां पे? कहां पर? क्या कोई ये देखे, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सेनेट अगर पास, सेनेट कौमी इदारा है, पूरे मुल्क की वो बात करती है। यानी ये बड़ी मेरे लिए हैरान कुन बात है कि सबसे ज्यादा सूरत हाल खराब बलूचिस्तान में है, केपीके में है। उन इलाकों को आप कहेंगे वहां पर तो जी असले से पाक करने की जरूरत नहीं, कराची में करें। वहां पे पैरामेडिक क्या पैरामेडिक इसमें हर्ज क्या था? वहां मेरा सवाल पहली बात यह है कि क्या सेनेट में कोई कराची स्पेसिफिक लॉ बनने वाला था कि जी सिर्फ कराची में करें बाकी कहीं ना करें? अगर वहां कानून बनता है तो आइन यहां अगर कौमी असेंबली में होके आगे सेनेट में जाता है तो सारे मुल्क के लिए होगा। अब लोग ये कह रहे हैं, आज मुझे बताइए, कहते हैं कराची और ये बराबर है। आज लाहौर में लोग मोटरसाइकिल पे सफर कर सकते हैं, कराची में आपने 14 लाख मोटरसाइकिल बंद कर दिए। क्यों? दहशतगर्दी के खतरे की ग्रेटर प्रॉब्लम ओवर देयर, एंड अपीयरेंटली यही नजर आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा है तो। असलम खान से बात कर लेते हैं। असलम खान, कल से ये बहस चल रही है कि एमक्यूएम ने जो मुखालिफत की है वो क्यों मुखालिफत की है, क्या ये आर्जी हल है, मुस्तकिल हल है? तमाम जमातों का कंसेंसस इस बात पर नजर आ रहा है सिवाय एमक्यूएम के, क्या वजह इसकी? कराची में जो से पाक करने की बात पहली दफा नहीं हुई है। अगर हम देखें तो ये बात कम से कम 15-18 साल की बात हो रही है। 92 का जो ऑपरेशन हुआ था, जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने खिलाफ ऑपरेशन करार देती, जिसमें कहती है कि 15,000 उनके कारकुन इसमें शहीद किए गए। 92 जो ऑपरेशन बना उसकी एक जवाब ये थी कि कराची में गैर कानूनी असलाह है। एक जो कानूनी असला की अगर हम बात करें तो उसकी तादाद भी लाखों में, और 10 लाख ऐसे लाइसेंस हैं जिनका महकमा दाखिला के पास रिकॉर्ड ही नहीं। सदर को ब्रीफिंग में भी बताया गया है, और उसके बाद ये बात की जा रही है कि कंप्यूटराइज जो है लाइसेंस शो किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि रहमान मलिक ने भी ये कोशिश की थी कि कराची में जो लाइसेंस याफ्ता असला है उसको भी कंप्यूटराइज किया जाए। इस बात को भी 1.5 साल हो गए और वो अमल भी अब तक नहीं हो सका है। अच्छा, तो कराची में जो एक बात होती है असले की इतनी बड़ी तादाद में, जिसका खुद हुकूमत को भी अंदाजा नहीं और शायद कराची को जो रहने वाले उन्हें भी अंदाजा नहीं कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों के पास यहाँ पर असला है, कानूनी भी और गैर कानूनी भी। कराची में जो बदमनी है उसकी सबसे बड़ी वजह जो सिक्योरिटी इदारे हैं और शहरी भी समझते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे करार देते हैं कि गैर कानूनी असला है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पहले रोज मौकफ है कि जो असलहे को पाक अगर आपने करना है तो उस जगह पर पहले आप पाक किया जाए जहां से असला कराची में पहुंचता है, उन मकामात को बंद किया जाए जहां से ये असला कराची में
पहुंचता है। लेकिन जो दीगर जमातें अगर जैसे हम बात करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा अगर नेशनल अवामी नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या और जमातें मुस्लिम लीग नून, उनका मौक़िफ़ यह है कि पहले कराची को डीवेपनाइज किया जाए, हथियारों से पाक करार दिया जाए। लेकिन जिस तरह कहा गया कि सेनेट में करारदाद पेश करने से ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। अच्छा खान साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। खान साहब ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो रास्ते हैं असला आने के वो बंद कर दिए जाएं और फौरी तौर पे बंद कर दिए जाएं, और जो असला अब तक वहां पहुंच चुका है उसको वहीं रहने दें या वो भी कन्फिस्केट कर लें। लेकिन सबसे बुनियादी वजह एक विल होती है। आपने भी बात की विल, आपको विल नजर आती है हुकूमत की, और एक करारदाद पास करने से ये मसला हो जाएगा? हुकूमत यही बहस है और यही सवाल है। और ये बिल्कुल इसने असलम खान ने सही बात कही है कि बेसिकली ये जो सारे का सारा जो मामला हुआ है ना, ये एक एवं आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। अगर आप इस मुल्क में वाकई असले को साफ करना चाहते हैं, गैर कानूनी को, तो पूरे मुल्क में आप कार्रवाई करें, क्योंकि हर जगह वहां की इन्फोर्समेंट ने कार्रवाई करनी है। इससे कराची की कार्रवाई मुतासर नहीं होती अगर आप लाहौर को असले से पाक कर दें। और ये जो काजी साहब का ये कहना ना कि लाहौर में तो अमन है, शांति है, बाहर निकलें, सब कुछ, ये बिल्कुल एक फजूल बात है। कराची वालों को कराची का वो कर लें, ठीक है, अपने किसी दूसरे से मशरूत ना करें। यहाँ अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वहाँ अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तीनों आप बैठे हुए हैं, हाँ कौम को बताएं यही बात आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यही बात एनकेएम ने की कि आप सारे मुल्क में असले को पाक करें। पहले वहां से शुरू कर लें, पहले वहां से शुरू कर लें। डाउट क्रिएट होते हैं लोगों के दिलों में, जो बाहर से असला आ रहा है। कोई ऐसा नहीं कहा कि पहले वहां से कर लें। उन्होंने कहा जब लेजिस्लेशन हो रही है तो आप पूरे पाकिस्तान को शामिल करें, यानी आप इंतजार करेंगे कि अब लाहौर में भी असला इतना ज्यादा हो जाए, और जब कत्लो गारत कराची जैसी हो तो फिर आपने यहाँ पे डीवेपनाइजेशन करनी है। सिटी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो सकती है कौमी असेंबली में, या कभी हुई है? नहीं। अगर तो ये जो सेनेट ने तो की है ना, करारदाद है, लेजिस्लेशन में करारदाद है। जब उन्होंने लेजिस्लेशन सिटी स्पेसिफिक करारदाद क्यों पास की? मिसाल के तौर पे बल्दिया टाउन में वहां पे एक धमाका हो जाता है, और सेनेट में अगर करारदाद पेश होती है कि देखो यार इन फैक्ट्रियों को आप ये कर लो, इनको रजिस्टर कर लो, नहीं, पहले आप लाहौर में करें। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई, अब ये तो आप गलत कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ऐसी तो कोई नहीं हुई बात, ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, सिंपली करारदाद है। तो असलम इसको सिर्फ एक करारदाद समझ रही है, मुमकिन नजर आता है ऐसा करना? नहीं, ये मुमकिन नजर नहीं आता। कराची में जिस तरह की सूरत हाल है, आप इसकी एक मिसाल ले लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी और जो पीपल्स पार्टी थी, उसने इस पर इत्तेफाक किया था कि झंडे उतारे जाएंगे पूरे शहर से। तीनों जमातों ने इस पर जो एक इत्तेफाक किया था, मुआहदा हुआ, तीनों जमातों के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, झंडे उतारे गए। लेकिन आज आप दोबारा जाकर देखें, उसी तरह झंडे नजर आते हैं। जो हथियारों से पाक करने में भी ये तीनों जमातें, मैं ये समझता हूं कि जितनी भी यहाँ पर इसमें हमने रिपोर्टिंग की है, इत्तेफाक होना नजर नहीं आता। अगर ये तीनों जमातें हुकूमत 5 साल से अगर ये तय कर लेती हैं कि कराची को हथियारों से पाक करना, तो ये मुश्किल काम नहीं होता। यही बात है बेसिकली कि जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है ना, वो जरूरी है। नहीं उतार सके जो तो वो असले से कैसे पाक करेंगे? यही बात है जो हमने वो अमेरिकी शाजिया, जो अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट भी हमने पेश की थी यहाँ पर, जिस पर डिस्कशन भी हुई। बात यह है कि जब तक ये इनका पॉलिटिकल सेटलमेंट आपस में नहीं होगा, जो कराची में जो झगड़ा है ये जारी रहेगा, असला रहेगा। इसको आप खत्म। पॉलिटिकल सेटलमेंट हमें किसी फोरसीएबल फ्यूचर में नजर बिल्कुल नहीं। डायलॉग टेबल पे बैठते क्यों नहीं है फिर? ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है। डायलॉग बैठ के उसके बाद जब उठ के जाते हैं शहर में किलिंग हो रही होती है। अब देखिए, उन्होंने कहा असलम खान ने कि झंडे पहले इन्होंने फैसला किया, उतार दिए गए, एक दफा उतर गए झंडे, लेकिन अब जाके देखे तमाम इलाकों में वैसे झंडे लगे। झंडे तो बड़ी बेजरूर सी चीज है, उससे कोई आदमी हलाक तो नहीं होता। जो ये नहीं उतार सके वो हम क्या करेंगे? मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं जो काजी साहब से मेरा जो आर्गुमेंट है वो सिर्फ ये है कि जब सेनेट में आप करारदाद पास कर रहे हैं तो आप इसको सिटी स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं? आप हर वो इलाका पाकिस्तान का जिसमें गैर कानूनी असला उसको शामिल करने से प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, काजी साहब को शामिल करने से प्रॉब्लम क्या थी? काजी साहब को आर्ग्यू ये नहीं, ये तो इन्होंने कहा ना जी, उन्होंने ये कह दिया तो ये तो डाउट क्रिएट हो गया, ये हो गया। डाउट क्या क्रिएट हुआ? मतलब ये था कि इस बात के पीछे अगर कोई बंदा नहीं, अगर मैं यहाँ पे लाहौर में हूँ, अगर कोई बंदा कहे तो मैं उसे कहूँ कि यार ये पेशावर और केपीके में भी मामला खराब है, बलूचिस्तान में भी, तो इसका मतलब है कि आप मेरी इंटेंशन पे डाउट करेंगे। एक आदमी जो है, एक आदमी, हम उसकी इंटेंशन पे क्यों डाउट करें? कि जो कराची के हालात से परेशान होकर कहता है यार कराची में डीवेपनाइज करनी चाहिए, तो इससे कहां इंप्लाई कर लिया आपने कि वो ये कहता है कि बाकी जगह पे असला बांट दो?
जो बंदा कराची के बारे में ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि यहां से डीवेपनाइज कर लो, तो क्या हम ऑटोमेटिकली बिलीव कर लें कि उसका मतलब जो उसने नहीं कहा वो ये है कि बाकी शहरों में असला बांटना शुरू कर दो? इसका मैं अब मुझे आप ब्रेक ले लीजिएगा, लेकिन मुझे इजाजत दे दीजिए। मैं कहता हूं शकूक इसलिए पढ़ते हैं, अगर तो आप असला साफ करने में वाकई संजीदा हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान का जिक्र आया, तो आपको क्या तकलीफ हो गई? आपको कोयटा और पेशावर में क्या तकलीफ हो गई? अभी जो आप फरमा रहे हैं, नहीं, उनका कहना है प्रायोरिटी पे कराची होना चाहिए। प्रायोरिटी पे हो कराची, लेकिन दूसरे नाम तो शामिल कर लें। ये तो अभी कह रहे हैं कि दिल पे हाथ रख के बताएं लाहौर में अमन अमान है, कहीं और प्रॉब्लम नहीं है। फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची जैसी हर जगह जहां पर भी तालिबान के ग्रुप्स हैं, माफिया हुकूमत कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रोज मजाक उड़ाता है, गोलियां मारते हैं सड़कों पे, लोग एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। 100 बंदों का कातिल छूट जाता है, कराची और ये बराबर नहीं है। बहरहाल कराची को असले से पाक करना चाहिए, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कि पूरे मुल्क को जहां जहां हालात खराब है वहां पर भी असला नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद मर्दान से कॉलर हैं आजम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मैं मर्दान से आजम बात कर रहा हूँ। तो ये जो कराची में जो है वो आज जो है वो करारदाद जो असेंबली में पास हुई है सेनेट में, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कराची जो है वो बहुत आम शहर है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे जो है वो बाहर के जो मुल्क हैं उनकी भी वहाँ पे जो है बहुत इंटरेस्ट है। तो इसलिए जो है वो कराची को जो है सबसे पहले जो है वो हमें उस पर जो है वो नजर रखनी चाहिए, इसके पहले हमें जो है वो एक्शन करना चाहिए। बाकी तो बाकी से जो है वो सारे मुल्क जो है पूरा मुल्क जो आम है, ठीक है, लेकिन इब्तिदा जो है किसी जगह से जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम। आप कराची से एक और कॉलर ले लेते हैं, वसीम है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कहना ये था कि ये जो डीवेपनाइजेशन का काम है, इसकी आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ना अहलियत है, ना काबिलियत है, ना विल है। तो जो भी कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहें करो भाई, बिस्मिल्लाह करो, आप करो। लियारी के 4 गलियां तो आपसे संभाली नहीं जाती। तीसरे दिन आप मरवा के जवानों को आप भाग जाते हैं पीठ दिखा के। ठीक है, पहले कैपेसिटी तो बनाएं। ये तो नेटो की फोर्सेस बुलानी पड़ेंगी आपको, फिर भी नहीं होता। सही, बहुत मतलब कह रहे हैं बहुत शुक्रिया कि कर तो सकते नहीं आप। देखें, जो ये दोनों कॉल्स हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर रहे हैं। एक ने तो कराची से ये बता दिया कि जनाब आपके पास कैपेसिटी नहीं है, जो हमें पता है जब 4000 बंदों के लिए एक पुलिस वाला होगा तो क्या कैपेसिटी होगी। और दूसरा, जो मेरे भाई मर्दान से कॉल कर रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त है या बैनुल अक़वामी इंटरेस्ट सिर्फ कराची में नहीं है, सबसे ज्यादा KPK और फाटा में है, जहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, ड्रोन अटैक और वो सारा असला जो है वो वहां पर, और उससे ज्यादा बलूचिस्तान में है जहां पर आप कोयटा से बाहर पाकिस्तान का झंडा भी नहीं लहरा सकते। तो आप ड्रोन भी तो मार रहे हैं ना वहां पे, तो वो सारे का सारा जो खासा कराची में तो ड्रोन, तो इसलिए वहां से असला पार करने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर डीवेपनाइज ना करें। बहुत अच्छे हालात से बड़ा एक्शन तो उस वक्त फाटा में हो रहा है ना, कराची में तो वो एक्शन नहीं हो रहा। तो कराची का नाम लेते हुए आप विदक क्यों जाते हैं? और वैसे भी खातर जमा रखें, हम आपसे असला नहीं लेते हजूर, कोई बात नहीं। यही कॉलर ने बात किया, फाइल तो सही कर तो आप सकते नहीं। यही जब बात करने की हद तक तो दूसरे इलाकों को शामिल कर ले, लेकिन अगर आप कोयटा और KPK को अमन का गहवारा करार देते हुए डीवेपनाइजेशन सिर्फ कराची में करना चाहते हैं तो भाई सब आप कर लें। फूल खिलते हैं माशाल्लाह, वहां पे सब ठीक है। सिर्फ आप मोटरसाइकिल पे बैठ के आप फाटा में मोटरसाइकिल पे बैठ सकते हैं, वहां आज नहीं बैठ सकते। खैर आगे चलते हैं, फ्लड की बात करते हैं। ये अच्छा शाजिया, व्हाई आई हैव पिक्ड दिस स्टोरी अप, उसकी वजह यह है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप जो हुक्मरान हैं आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, तो इसी मुताबिक काम होगा। 2010 के विक्टिम आज तक बैठे हुए हैं और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा जी 79 मिलियन तो हमें फौरी तौर पर चाहिए। और जो साउथ है, इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम NDMA बता रही है कि तकरीबन 3 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए थे इस साल वहाँ पे साउथ सिंध में, और तकरीबन 8,87,000 पंजाब में हैं, और तकरीबन 1.5-2 लाख कुछ 108 जो हमारे कैंप्स हैं वहाँ बैठे हुए हैं। और अब क्या है, अब वहाँ सर्दी आ रही है,
वहाँ पे ज़ाहिर है सैनिटेशन का कोई सिस्टम नहीं है। और जो लोग, अच्छा इसमें एक डिज़ास्टर की डायमेंशन और भी है, कुछ लोग ज़ाहिर है हम अपने कैंपों में तो कोई उनकी मदद करते नहीं है, एक टेंट लगा के फिर हम भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पैसे हमें और कामों के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है कि वो लोग वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, हिजरत करके आमतौर पर वो अर्बनाइज्ड जो हमारे सेंटर्स हैं, ये जो शहर हैं वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे कोई उनकी आगे कोई देखभाल करने वाला तो होता नहीं। अब जो मैं इसकी खबर के साथ जोड़ रहा हूँ, जो वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट आई है कि अब अगला डिजास्टर जो है वो सेकेंडरी डिजास्टर उसे आप कहते हैं कि आपके पास अब उनको दवाइयाँ देने के लिए नहीं है। एक तो आपके सामने बैठे हुए हैं, उनको भी आप नहीं दे रहे, उसके ज़िम्मन में भी हाथ खड़े कर लिए यूनाइटेड नेशन ने, जी मुझे 169 मिलियन चाहिए, जिसमें से 79 मिलियन फौरी तौर पर चाहिए। और वो जो हिजरत करके चले गए हैं, और फिर आगे फिर ये इशू बनता है। अब जिस तरह अफगानों का सबसे बड़ा शहर पेशावर नहीं है, कराची है, कोई 5 मिलियन कहता है, कोई कुछ कहता है 50 लाख हो गए, कोई कहता है 30 लाख हो गए। तो फिर ये सारे आपके लॉ एंड ऑर्डर के इशू बनते हैं। फिर इसी गुर्बत और जिल्लत में क्राइम पलता है, ठीक है। फिर आपने क्या असला किसी को डीवेपनाइज करना है, ऊपर जब ये नीचे जिल्लत की ये जिंदगी तैयार हो जाती है, ऊपर इसके बेनिफिशियरी आके बैठ जाते हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं हम ये भी नहीं होने देंगे, हम ये भी नहीं होने देंगे, और फिर जाहिर है जिंदगी उस तरफ जाती है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपकी टोटल प्रियोरिटीज जो है हुकूमत की, जो है वो अवाम की फलाह नहीं है, बल्कि परपेचुएशन ऑफ द रूल है, जो अंदर आ जाए या जो तबका वहां बैठा हुआ है, और उसके नतीजे में ये होता है जो हमारा। अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ी सी बात, काजी साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि जो लोग रिहेबिलिटेट नहीं होते उनकी जिंदगियां बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो क्राइम करने वाले लोग हैं ना, ये क्राइम करने वाले लोग इसलिए क्राइम नहीं करते कि वो गरीब हैं, इसलिए कि ये उन बड़े लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जो जिनका काम लूटना है। ये जो बेचारे सैलाब से जिनका इन्होंने जिक्र किया ना, जो वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग बाहर पड़े हुए हैं, वो बड़े शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भूख से मर जाएंगे, इज्जतदार लोग हैं। क्राइम बहुत कम रेशो है उनकी जो क्राइम की जानिब माइल होती है। क्राइम करने वाले वो लोग होते हैं जिनको, क्योंकि क्राइम आप कर नहीं सकते ना, अगर थानेदार आपके साथ नहीं है, अगर आपके साथ एग्जेक्टिव नहीं है, अगर कोई बड़ा आदमी आपके साथ नहीं है, तो आप कर नहीं सकते। वो भूखा गरीब आदमी क्या क्राइम करेगा बेचारा? पहली बात तो ये कि मैं अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त को कोट करता हूँ, दुबई में उसने मुझे कहा कि जी अब इंडिया में हालत ये हो गई है कि जो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड को ना बाकायदा जाके दरखास्त देते हैं नौजवान। जब रियासत अपने काम नहीं कर सकती, जब 20-20, 25-25 हजार की प्राइवेट आर्मीज आप बनाते हैं, अगर उसकी जगह रियासत उनको एक नेक खुशकुन नौकरी देने के एहल हो, तो लोग प्राइवेट नौकरी तो ना करें। 3 टाइम भूख तो लगनी है आदमी को, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। अब उसे अगर रोटी नहीं मिल रही, इंडिया में तो होगी, अगर आप रोटी नहीं मिल रही, शिकारपुर में, और ये वहां पर जो बेचारे गरीब हैं, ये जो आपने अभी रिपोर्ट दी थी, अभी जो चंद दिन पहले रिपोर्ट दी थी, वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं वहां पे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। मुझे ये बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं, बताएं कि जो रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी इन्होंने हमारे रेंजर्स ने कि जी प्राइवेट आर्मीज बनी हुई हैं, नहीं दी रिपोर्ट। मैं ये कह रहा हूं, ये पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब उनको कौन नौकरियां दे रहा है? अगर वहां रियासत मौजूद हो, इफेक्टिवली हुकूमत और सरकार मौजूद हो। मैंने तो सिंपल ये अर्ज किया कि वो जो बेचारे गरीब भूखे लोग, एक तो सैलाब की वजह से बाहर आए हुए हैं, दूसरा आप उनको क्रिमिनल बना के ना पेश करें, उन बेचारों ने कोई क्राइम नहीं किया। याद रखें, दुनिया के किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट से पूछ लें, जहां पे गुर्बत है वहीं जिल्लत, और जहां पे महरूमी हो, जहां पे तबकाती बोध हो, वहीं पे क्राइम पैदा होता है। सबसे बड़ा जो साइंटिफिक सोफिस्टिकेटेड क्राइम है ना, वो यूरोप में होता है, वो अमेरिका में होता है, और वो करने वाले क्यों होता है? अमेरिका में क्यों होता है? अमेरिका में गुर्बत और अमारत का जो फर्क है अमेरिका में, उसकी वजह से होता है। और आप मुझे बताएं, जितने लोग इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उसमें 70 से 80% कौन है? महरूम तबकात के लोग, स्पेनिश हैं, काले हैं, जिनको समाज और सिस्टम वो इतना हिस्सा नहीं दे रहा उसमें से। सही। समी साहब, आपकी खबरों की तरफ मैं शाजिया आऊँगा अपनी स्टोरी पर, जो मैंने पे अर्ज किया था कि जो 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडहॉक जजेस थे, जस्टिस शौकत सदीकी और जस्टिस नूरुल हक कुरैशी साहब, ये गुज़श्ता साल इनको रखा गया था, और इनकी जो 1 साल के लिए एडिशनल जज इनको बनाया गया था, वो आज 20 को ख़त्म हो रही है। तो इसके हवाले से ये हुआ कि 22 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस हैं जुडिशल कमीशन की, क्योंकि वो हैं सरबराह भी हैं, तो उन्होंने एक जो जस्टिस सदीकी साहब हैं इनको कंफर्म किया, और नूरुल हक साहब को इन्होंने कहा कि आप 6 महीने की आपको एक्सटेंशन। 5 नवंबर को जो पार्लियामेंट्री कमीशन है ना, उसने भी इसको अप्रूव कर दिया। लेकिन अभी तक सदर पाकिस्तान की जानिब से या इस पर समरी पर दस्तखत नहीं हुए, नोटिफिकेशन नहीं हो सका। अगर नोटिफिकेशन ये नहीं होता तो आज इनकी मुद्दत तो मुलाजमत खत्म हो जाएगी, और फिर जो 22 हेयरिंग को भी फर्क पड़ेगा। वो जाहिर है, क्योंकि ये डिवीजन बेंच जो है, ये बहुत सारे अहम तकरीबन 300 दूसरे केसेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा केस है वो है जो जनरल इशफाक परवेज कियानी की एक्सटेंशन का केस है, जिसको पहले
सितंबर में ये पिटिशन आई थी और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इकबाल हमीद उनका शायद नाम है, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील में इनको ये रखा गया। अब इसका ये जो मैंने सारा तनाजुर बयान किया है, इससे एक तनाव की सी कैफियत है। मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस वक्त इशफाक जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा बना था, तो वो यही था कि जो एक मुकदमा था कि क्या ये वर्दी में सदर का इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, जो 3 नवंबर की एमरजेंसी का बायस बना था। अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि ये एक्सटेंशन जो है जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की, ये आज से 2 साल कबल हुई, और अब ऐसे मौके पर कि जबकि 1 साल रह गया, लेकिन इस वक्त आप देखें कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, क्योंकि बहुत सारे कामों पर इन्होंने रेजिस्ट किया है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसमें वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन और बहुत सारे दूसरे मामलात में पिछले को 8-9 महीने से 1 साल से पाकिस्तान की फ़ौज ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, और उसमें वो सारे का सारा जो स्टैंड है उसकी वजह जो है ज़ाहिर है हमारी टॉप लीडरशिप है। तो इस मौके पर अगर आप कोई ऐसी पिटीशन सुन के, अगर आप जो सुप्रीम पाकिस्तान की फ़ौज के जो सरबराह हैं, जबकि हम एक बड़ी जंग में मसरूफ़ हैं, आप उनकी तकर्री के हवाले से कोई इस किस्म के सवालात पैदा करते हैं, तो ये एक ऐसा तनाजुर है जिसने हर चीज़ को इंस्टेबिलिटी की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। तो अब आज अगर, क्योंकि इसमें जो वजारत इंसाफ ने यह कहा है कि जनाब सदर साहब जो हैं वो नोटिफिकेशन कभी भी कर सकते हैं, अगर तो आज भी नोटिफिकेशन आ गया तो ये जज मुद्दत मुलाजमत वाल बाहर रह जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आया नोटिफिकेशन तो इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म हो जाएगी। तो एक और जो बात इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आप अपना ओहदे पे रह सकते हैं? नहीं, कोई ओहदे पे नहीं रह सकता। इसमें पहले सिंध हाई कोर्ट की मिसाल मौजूद है, 2 जजेस का इन्होंने तकर्रुर किया था, लेकिन वहां पर वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो फिर जो सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, ही वेंट टू द सिंध हाई कोर्ट, देन ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, जिसमें वो वफाक का मौक़िफ़ मुस्तरद करके फिर जुडिशल आर्डर्स की वजह से उन आपने बहाल किया था उनको, उन जजेस को। तो ये भी अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सुन लिया है समाअत, क्योंकि फौरी तौर पर वो चली गई जनाब कि आप इनके लिए अभी समरी नहीं आई, सदर ने दस्तखत नहीं किए, तो आप ऑर्डर करें जुडिशल के ये दोनों जजेस काम करें। तो ये एक तनाव की सी कैफियत है, ये ना मुल्क के लिए ये बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज हैं जो तय हो चुके हैं। 2 साल पहले एक्सटेंशन हुई, अब आपने उसको आके उसको खड़ा कर दिया, और फिर वो जजेस कौन थे? देखें, ये था कि हमेशा से ये इस आइडिया की, नजरिए की मुखालफत की जाती रही कि आप एडहॉक जजेस बनाएं, क्योंकि एडहॉक जजेस से आप अपनी मर्जी का फैसला ले सकते हैं, उनकी आपने मुलाजमत पक्की करनी होती है। तो ये जो दोनों जजेस हैं, ये इनके हवाले से ये एक को अभी एक्सटेंशन है, दूसरे की कंफर्मेशन, तो बड़े डाउट्स क्रिएट कर रही है। और ये सारा जो मामला शुरू हुआ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के बयान के बाद, जिसके बाद बड़े तबादले भी हुए आपस में जुमलों के, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किस बेहतर मकाम की तरफ ले जा रही है, और इस पर गौर करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग, कैसा मैंने बात की इस्लामाबाद में, वो ये सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि 1990 में जनरल असलम बेग ने और जनरल दुरानी ने काम किया, उसका तो आपने एहतसाब कर दिया, लेकिन सन 2000 में जिन्होंने आइन तोड़ा, सन 2000 में जिन्होंने आइन तोड़ने वालों को ये इख्तियार दिया कि आपने जो सब कुछ किया ये सही किया, उनका एहतसाब कौन करेगा और वो कब होगा? ये इस तरह अक्रॉस दी बोर्ड करें, अगर आपने करना है तो चंद लोगों को चुन के आप ना करें। अक्रॉस दी बोर्ड कुछ करवाने नहीं देगा हमें समीसा अक्रॉस दी बोर्ड में फिर सारा जो है ना लपेटा जाएगा। बहरहाल आपकी एक राय है और दुरुस्त, और मैं ये शाजिया सब स्टैंडर्ड CNG किट्स की बात हो रही है। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल कुछ इस तरह नहीं हो रहा। कुछ दिनों पहले ये वाकया भी आया था कि जब आपस में लॉबीज का एक हो जाता है ना झगड़ा कि जी CNG का एक ग्रुप है, जिस तरह हमने बात भी की थी कि जी असम्बली में कौन किसके लिए क्या एक लॉबिंग हो रही है, मगर इसमें यह है कि इस ये जो इतवार गुजरा है, इस इतवार को एक जगह पे ये फट गया और फिर कराची के वो कराची में गैस स्टेशन पे पेट्रोल पंप जो स्टोरी उन्होंने की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बड़ी अलार्मिंग है। वो ये कि जनाब ये जितनी भी कन्वर्जन्स हुई हैं इसके लिए खास प्रोसीजर था विच हैज़ नॉट बिन फॉलोड, जिसमें एक बात तो ये थी कि जो प्राइवेट लोग कर रहे थे वो अपने तौर पे कर नहीं सकते थे, उन्हें जो है वो बाकायदा एक शफाफ तरीके से उन इदारों को जो है अपनी वो स्पेसिफिकेशन दे के करना था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आंखें बंद रखी और जनाब उन्होंने वो सब स्टैंडर्ड लगा दी। अब क्या है, अब समी साहब क्योंकि ये व्हीकल्स और मशीन्स हैं, इनमें वेयर एंड टेयर होती है, ये अब चल रही हैं, शुरू में हफ्ता 10 दिन चल जाएंगी। अब जब आप एक साइंटिफिक अंदाज में एक चीज़ को टेकअप करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई इस गिलास की इतनी उम्र है, इतनी दिन ये चाय पिला सकता है, उसके बाद शायद ये मुज़िर
हो जाए, ऐसे ही मामला है। तो अब क्या है, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो गाड़ियां भाग रही हैं इस तरह से कराची में जो लाखों के हिसाब में है, तो उनकी नहीं की गई। मैं इसको इससे भी जोड़ देता हूं कि बल्दिया टाउन में जो हुआ था इशू, आज वो कह रहे हैं जी कि हम 5000 फैक्ट्रीज को रजिस्टर कर रहे हैं, मगर ये जो पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज हैं इनको जितनी बुरी तरीके से हमारी पॉलिटिकल एलीट नेगलेक्ट करती है और कर रही है, और जिसके हमें ये नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बूहाली वो हमें फिर दामनगीर हो जाती है। अच्छा, इसमें ये आपने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी उठाई काजी साहब। इसमें मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये असल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने कहा ना, सब स्टैंडर्ड किट्स लगाई जाती हैं, सब स्टैंडर्ड सिलेंडर भी लगाए जाते हैं। ओगरा ने 12 कंपनीज़ की जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं इजाज़त दे रखी है कि सिर्फ उनके आप सिलेंडर यूज़ करेंगे। मार्केट में 45 से ज़्यादा कंपनियों के सिलेंडर लिए जा रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, वो लगे हुए कि ये जो सिलेंडर है ये बनाए जा रहे हैं, दो ये बनाए जा रहे हैं सिलेंडर, खुद बनाते हैं और कोई उनका सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं होता। क्योंकि एक बात इसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये जोड़ नहीं होना चाहिए, जोड़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं, जो सिलेंडर नाइट्रोजन के हैं, वो सीएनजी के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सीएनजी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, फिर इसमें बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि रूल्स की पासदारी नहीं की जा रही। जब ये जो इसका स्टैंडर्ड ये है कि साल में एक दफा आपने इंस्पेक्शन करनी है, और इंस्पेक्शन कहां पर होनी है, जब वो इसमें रेड्स पार्टियां भी कानून में दर्ज हैं कि होनी चाहिए कि जिन सीएनजीज पर वो गैस डलवाने जा रही है कंपनी, वहां पर उनके सिलेंडर चेक किए जाएं, उनकी किट्स चेक की जाएं। कानून की अमलदारी, कानून की पासदारी, जवाबत मौजूद है ही नहीं है। अगर वही पार्टी, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है, प्रॉपर जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की हुई। अब कराची के कितने, अच्छा ये जो बम है ये सिर्फ कराची में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, और गर्मियों के मौसम में तो इनके जो हादसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी वसीम साहब ने क्या बात की थी, बात यह है कि जब आप एक सोसाइटी में एक सेफ एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है उस मुल्क के शहरियों के लिए, तो आपको अपने फंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा उधर करना पड़ता है ना भाई। हर चीज फंड्स और मईशत से जुड़ी हुई है। अगर एक बेहतरीन टेस्टिंग लेबोरेटरी आप बनाना चाहते हैं, या आपको पता है कि आपने इतनी गाड़ियों को कन्वर्ट करना है, तो उसमें आप पैसे नहीं लगाते, आप तो तालीम पे नहीं देते, आप तो सेहत पे नहीं देते, और फिर कहते हैं हम जमहूरी हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, साहब, एक तो फंड्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, आप देखें सरकारी महकमों में जो लोग मुलाजमत इस वक्त कर रहे हैं ना, उनके अंदर वो एहसास जिम्मेदारी भी नहीं है। वो कहते हैं ना, वन मैन कैन मेक ए डिफरेंस, अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हो, लेकिन दफातर में भी वो एहसास जिम्मेदारी नहीं है लोगों को। जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई अफसर का बंदा है तो वो उसके घर के काम कर रहा है, और कोई अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करते तो भाई वो फलां की पार्टी का बंदा है, फलां अफसर का वो है बंदा, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं है। सॉरी, कम रहेगी आपकी एक बड़ी अहम खबर रहती है तहरीक। अगर वो टिका खान सानी हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं, अगर मैं उन्हीं पे डायरेक्ट, टिका खान है हमारे साथ? जी हाँ, बिल्कुल है। टिका, ये बताइए, कल इलेक्शन हुआ, उसमें तकरीबन 51% टर्नआउट रहा। कल शफकत महमूद साहब और आयला मलिक साहबा दुनिया न्यूज़ के दफ्तर में आई हुई थी और बड़ी उनके साथ मीटिंग हुई, बड़ा उन्होंने बताया, और वाकई ये एक बड़ा इनकलाब है पाकिस्तान की सियासत में कि सियासी जमातें अपना इलेक्शन कर रही हैं और 31,000 वोटर आए। ये बताइए कि जो लोग जीत कर सामने आ रहे हैं अभी तक, वो क्या रवायती सियासतदान है, कोई नौजवान है, क्या कोई तब्दीली का एलिमेंट उनमें है? आगे चलकर कोई इशारा आ रहा है कि क्या हो सकता है? समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो टर्न आउट रहा, ये 31,000 वोट जो है वो बहुत बड़ी बात है। इस्लामाबाद में कल गहमा गहमी देखने में आई, और ये जो नए लोग हैं बुनियादी तौर पे ये तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं जो इलेक्शन हारे हैं, और तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं जो इलेक्शन जीते हैं। ये दो ग्रुप थे, इंसाफ शाहीन टीम थी और दूसरी ड्रीम टीम थी। जो इंसाफ शाहीन टीम है, इसमें आमिर मुगल है, राजा नवाज है, राजा अंसर है, शुएब सत्ती, सरदार जाहिद अकबर, जियाद अब्बासी और इमरान शाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को इस्लामाबाद में मुनज़्ज़म किया, और ये बिल्कुल नई क़यादत नहीं है, लेकिन इनमें जज्बा है। ये वो पार्टी के लिए बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। इन्होंने पार्टी में मेंबर साजी की और इस्लामाबाद में एक नई सियासत को जन्म दिया, फ़रोग़ दिया। ये लोग बिल्कुल रवायती सियासतदान नहीं है, इसी वजह से इनको दूसरी पार्टियों ने भी ऑफर की, लेकिन ये तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इमरान खान ने बड़े मुश्किल फैसले किए, नाराजगी हुई इसकी आदत की, कई जलसों में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी के साथ अटैच रहे। इन्होंने कभी इख्तिलाफ राय तो जाहिर किया, लेकिन पार्टी को छोड़ने का कभी फैसला नहीं किया। और आज 62,000 जो लोगों की मेंबर साजी है इस्लामाबाद जैसे शहर में, ये इन लोगों ने ही की है खास तौर पर। और 8,800 यानी 889 टोटल जो उम्मीदवार थे वो सामने आए थे, जिसमें अच्छा, मैं ये एक टिका खान एक और आपसे सवाल करूंगा। ये पार्टी इलेक्शंस थे,
वैसे तो हम देखते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शंस हो या कौमी या सूबाई असेंबली के इलेक्शन, तो उसमें बहुत पैसा चलता है। क्या पार्टी ओहदों के लिए भी कोई इस किस्म की आपको चीज नजर आई? लोगों ने कोई पैसे का बेदरे इस्तेमाल किया हो, या ये जो जीतने वाले लोग हैं ये बहुत कोई अमीर लोग हों? आप यकीन करें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये इलेक्शन हुआ, कहीं कोई पैसा नहीं नजर आया, कहीं कोई मुदाखलत नजर नहीं आई। जो आला क़यादत थी वो भी तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में दिन भर उसको मॉनिटर करती रही, और अगर कहीं से कोई शिकायत आई है तो उसका फौरी तौर पे इजाला किया गया। इसमें तमाम वकीला मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया टिका खान साहब। इसका मतलब तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस को फैज की बात कर लें, वो टाइम रह जाएगा। पैसा तब आएगा जब ये इलेक्शन लड़ने जाएंगे, देन रियलिटी बाइट्स। चलिए, तब्दीली कहा तो जा सकता है, तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है, और बड़ा इत्मीनान का इजहार किया लोगों ने। लेट्स नॉट रीड चलिए देखेंगे आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि फैज अहमद फैज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो एक 19 अभी 80s में, मेरे ख्याल में 80s में उनकी वो डेथ हुई, और 28 बरस हो गए। मगर मैं एक खास बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत ब्रीड थी बहुत बड़े देव कामत लोगों की। सिर्फ फैज ही नहीं थे यहाँ पे मंटो भी थे, या गुलाम अब्बास थे, रजिंदर सिंह बेदी थे। तो हम ये देखते हैं कि अदब के मंजर से एकदम से ये दुनिया हटी है। फिल्म में चले जाएं और कहीं चले जाएं तो ये लोग थे। मगर उसके बाद क्या हुआ, अभी पिछले दिनों में एक अदबी कॉन्फ्रेंस समी साहब यहाँ पे करवाएगी, तो खालिद अहमद जो एक बड़े मारूफ शायर हैं, उन्होंने कहा ये अदबी कॉन्फ्रेंस एक बेहतरीन इंतकाम था। ये क्योंकि मुस्लिम लीग के जो दानिशवर हैं बनाए हुए, उन्होंने ये करवाई थी, तो ये हुआ। तो हम ये देखते हैं कि अदबी मंजर से, मैं ये नहीं कह रहा मुस्तकिल है, ना ही इंसान के अंदर अजमत की ख्वाहिश खत्म होती है, ना ही उसकी गुंजाइश खत्म होती है। मगर हम जिस ऐद में रह रहे हैं उसमें हमने देखा कि दानिशवर सियासतदानों के पीछे लग गए, उनसे ओहदे ले लिए, उनसे फायदे ले लिए, कालमों ने दानिशवर बना दिए, अदबी एडिशनों ने शायर बना दिए। तो वो एक जो अजीम बड़े लोगों की एक दास्तान। अच्छा, एक और खास बात बता रहे थे कि नूरजहां की, नूरजहां ने ये जो मैं नज़म बहुत बड़ी एक शोरा फाक नज़म है, ये इसके बारे में रवायत यूँ है कि फैज साहब की महफिल में बैठी थी मादाम, और ये नज़म उन्होंने कही तो उन्होंने उसी वक्त कंपोज की मैडम ने। तो फैज साहब ने कहा था कि ये नज़म आज से मेरी नहीं आपकी है। तो इसका भी एक हवाले से मैं कहीं पढ़ रहा था। मगर प्लीज इरशाद। मैं सभी साहब ये कह रहा हूँ कि एक अजीब मंजर हटा है आंखों के आगे से, और अखबारी दानिशवर कालमों के जरिए अदीब बनने वाले अदीब हमारे सामने। मैं भी उन्हीं छोटे लोग, मैं तो खैर उनमें भी शामिल नहीं हूँ। बात यह है कि ये बड़े लोग हटे, और पहले भी पैट्रॉनेज होती थी। मिसाल के तौर पे बड़े बड़े जो थे, बड़े बड़े बादशाह थे, वो बड़े गुलाम अली को पैट्रॉनेज करते थे। आजकल के जो हुक्मरान हैं वो सबसे पहले मीडियोक्रिटी ढूंढते हैं और फिर उसको बनाते हैं, और उसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, आपने जब अभी नाम लिया ना राजेंद्र सिंह बेदी का भी आपने नाम लिया, तो मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ गई कि हम अपने इस धरती के जो सपूत हैं, चाहे वो शायर थे, चाहे वो पेंटर थे, चाहे वो आर्टिस्ट थे, उस पे भी हमने मजहब का लेबल लगा के, जो जैसे अभी भगत सिंह का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि उनके नाम पर के रहने वाले थे वो जी, के शादमान जो चौक उनके नाम पर, वो जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी, और ये पाकिस्तान बनने से पहले के वाकयात हैं। तो वो एक पार्टी चली गई कोर्ट में कि जनाब इसके पे पाबंदी लगाई जाए, इनका नाम ना भगत सिंह का दिया जाए, दिल बड़ा करना चाहिए। जो इस धरती के जो लोग हैं, कोई सरहद नहीं होती। यही मैं अगर हम गैर मजहब या गैर नजरिए वालों की अजमत को नहीं मानते तो हमारे अंदर भी फिर इसका मतलब अजमत नहीं होती। क्योंकि जो गैर इस्लामी लोग थे, जिनका मजहब मुसलमान या वो नहीं था, वो भी इस धरती से उतना ही प्यार करते थे जितना हम प्यार करते हैं। इस धरती की आज़ादी के लिए उन्होंने भी उसी तरह जंग लड़ी, और भगत सिंह तो 22-23 साल एक नौजवान आदमी था जिसने इतनी बहादुरी से अपनी जान कुर्बान की और अंग्रेज को ललकारा उसने। तो मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व करता है कि हम नाम रखें। अच्छा, अब एक मैं ये भी जाते जाते अर्ज कर दूं कि ये जो नज्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, अब अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि भगत सिंह ही नहीं, हर बड़े इनकलाबी जिसने जान दी है उसकी कहानी आपको इन लाइनों में नजर आएगी। अब देखें, एक सिर्फ आखिरी सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि देखें अदब का मेयार, कहाँ फैज था, कहाँ अब वसी शाह हमें नजर आता है। खुदा के लिए आप क्यों लड़ना नाम? ओह माय गॉड, नहीं वो भी अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई मैं एक अपनी ओपिनियन, तो आई एम इंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। चलें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर है दुनिया की 13 पर इजाजत दीजिए। अल्लाह।